आपने दंगल फिल्म तो देखी ही होगी। आपको महावीर फोगाट की वो कहानी भी याद होगी। जो मैं करना चाहता था वो बारह बेटा करके दिखावेगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सारंग परिवार की कहानी, जहाँ बुद्धराम सारंग ने एक सपना देखा, वेट लिफ्टिंग में अपने देश को मेडल जिताने का। और नेशनल लेवल में अच्छे परफॉर्मेंस के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें खेल कोटे से सरकारी नौकरी भी दी। छत्तीसगढ़ प्रांत के पहले ऐसे वेट लिफ्टर है जिन्होंने नेशनल मेडल जीता था 1990 में। लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपने खेल को कंटिन्यू नहीं कर पाए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मेरा बेटा देश के लिए मेडल जीते। वो एक कोच के रूप में लग गए अपने बेटे को तैयार करने में, उनके डिसिप्लिन, उनके डेडिकेशन और उनके डिटर्मिनेशन से। उनका एक सपना था मैं इंटरनेशनल तक पहुंचूं। उसी जज्बे के लिए उसी टारगेट के लिए मैं जो है वेट लिफ्टिंग चूज किया, लेकिन इतना आसान नहीं था। रुस्तम सारंग बने छत्तीसगढ़ को वेट लिफ्टिंग में इंटरनेशनल मेडल दिलाने वाले पहले खिलाड़ी। इस पॉडकास्ट में हमने रुस्तम सारंग जी से बहुत डिटेल में बात की, कितना मुश्किल होता है ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम जैसे खेलों में जाना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना और मेडल जीतना। अगर आप एक खेल प्रेमी हैं, अगर आप अपने देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप जरूर देखें। देखो, सुनो और सीखो। रुस्तम सारंग सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था मेरा एक्सपीरियंस। काफ़ी लंबा समय बिताया और एक सम्मान भी है मेरे पास कि मैं छत्तीसगढ़ का एक पहला ऐसा वेट लिफ्टर हूँ जो इंटरनेशनल तक पहुंचा और इंटरनेशनल मेडल भी जीता छत्तीसगढ़ के लिए और भारत देश के लिए। हमारे शहर और हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस गेम को चुने, उस गेम के प्रति लोगों की नॉलेज ही नहीं है और आपने उस समय उस गेम को चुना। तो ये कैसा रहा सफ़र, कि आपको कैसा लगा कि इस गेम में मुझे जाना चाहिए, वेट लिफ्टिंग में? थोड़ा जैसे बाकी लोग हैं, बाकी बच्चे जैसे होते हैं, जैसे 12 साल की उम्र में मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, तो मेरा भी मन था कि मैं भी क्रिकेट खेलूं। जैसे हर भारतीय की पहली पसंद जो है क्रिकेट है, वैसे ही मेरा भी पसंद था कि मैं भी क्रिकेट खेलूं और खेलता भी था। लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से फादर भी डांटते थे और कई बार तो पिटाई भी खाया हूँ। अच्छा। क्योंकि वो खुद एक नेशनल मेडलिस्ट हैं, उनके पास भी एक अचीवमेंट है कि वो जब एमपी मध्य प्रदेश होता था हमारा प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ प्रांत को एक अलग शुरू से माना जाता है। हाँ। तो छत्तीसगढ़ प्रांत के पहले ऐसे वेट लिफ्टर है जिन्होंने नेशनल मेडल जीता था 1990 में। फिर उसके बाद वेट लिफ्टिंग में जैसे जैसे उनको सक्सेस मिला वो आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद 1991, 1992 में नेशनल मेडल जीते। फिर 1993 के लिए उनको मध्य प्रदेश सरकार से जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सम्मान होता है विक्रम अवार्ड, उससे सम्मानित किया। उनका एक सपना था कि मैं इंटरनेशनल तक पहुंचूं, लेकिन गरीबी कह लें या किस्मत की मार कह लें, वो उस स्तर तक पहुंच नहीं पाए। तो उनका सपना था कि कोई तो घर से या उनका कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल तक पहुंचे। तो उसी जज्बे के लिए उसी टारगेट के लिए मैं जो है वेट लिफ्टिंग चूज़ किया, लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि उसमें फ्रेंड्स नहीं मिलते थे, दोस्त नहीं मिलते थे। हाँ, जब मैंने पहली बार 1999 में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया तो मेरे सीनियर्स थे, मेरे से 4 साल 5 साल बड़े। मैं स्कूल में था 7th क्लास में और वो कॉलेज में थे। दोस्ती होती ही नहीं थी, छोटा होता था और दोस्त तो ढूंढता था मैं। तो अपने आप को साइकोलॉजिकली भी उस चीज़ के लिए तैयार कर पाना और उस चीज़ में ढाल पाना बहुत मुश्किल काम है। तो किस तरीके से उसको मैनेज करते थे, क्योंकि मन तो दोस्तों के साथ खेलने में ही आता है। जी। मन करता है कि हम जाएं दोस्तों के साथ खेलें, थोड़ा एंजॉय करें। तो वो चीज़ें कैसी चलती थी? घर का माहौल कैसा रहता था कि मन नहीं करता था जाने का, कि कहीं चले जाते थे दोस्तों के साथ घूमने चले जाते थे प्रैक्टिस के टाइम? अ, शुरू के 6 महीने में मेरे साथ ये परेशानी आई क्योंकि दिन भर स्कूल में रहना, सुबह ट्यूशन क्लासेस जाना और शाम के टाइम में मेरे दोस्त जो फ्रेंड्स जो हैं वो चिल करते थे, बाहर घूमने जाते थे, कहीं
बाहर खाने चले गए या थोड़ा सा घूमने चले गए। लेकिन उस टाइम पे मैं जिम में होता था और 7 बजे हमारा जिम स्टार्ट होता था। पापा आते थे 6:30 ऑफिस से आते, फिर अपना कुछ खा के फिर 7 बजे हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होता और घर आते आते 9:30 हो गया, रात खत्म बात खत्म। तो ऐसे दिन चलता था। तो शुरू के 6 महीने मेरे लिए बहुत एक सजा की तरह बीता है कि कहाँ फंस गया है ऐसे। लेकिन जैसे ही एक स्टेट चैंपियनशिप खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप खेला, फिर उसमें एक अच्छे यंग एथलीट, एक वेट लिफ्टर के रूप में मेरे को सम्मानित किया उसने। तो जैसे मुझे सम्मान किए, अभी भी मेरे को याद है, वो राठौड़ गुरु नानक चौक में लायंस क्लब है, वहाँ ये टूर्नामेंट हुआ था। तो मुझे एक चांदी का मेडल दिया था उन्होंने सम्मान स्वरूप, तो वो मेरे लिए माइलस्टोन बन गया। उसके बाद जब न्यूज़पेपर्स में फ़ोटो आए तो सबने अप्रिशिएट किया, स्कूल के असेंबली में सबसे आगे खड़े होके करके सम्मान दिए मेरे को। तो फिर उसके बाद जब लगा कि नहीं, अब इसी में ही मुझे आगे बढ़ना है, इसी से मेरी पहचान है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे अप्रिशिएशंस मिले, लोग पहचाने, रिकग्नाइजेशन मिला, फिर उसके बाद इच्छा हुई कि नहीं, अब इसी में आगे बढ़ना है। तो उस टाइम आपकी एज कितनी थी? मैं 12.5 ईयर्स का था। 12 साल का एक लड़का। तो वो एक मोटिवेशन का समय था कि यार ये अब मुझे खुशी मिल रही है, अब मुझे ये काम करना है। तो और बहुत चैलेंजिंग होती है वेट लिफ्टिंग। मतलब जितना मुझे ऐसा लगता है कि टीवी पे देखना बहुत आसान है कि नॉर्मल एक रॉड को पकड़ के उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी इंजरीज आती है और बचपन में टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसी ट्रेनिंग कैसी होती थी, कितने घंटे चलती थी, फिर एक्स्ट्रा छुट्टी के दिनों में क्या होता था, सैटरडे संडे इस तरीके से? बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग जो है, एक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इंजरी हो जाए। वो तब होता है जब आप प्रॉपर गाइडलाइन से या प्रॉपर एक क्वालिफाइड कोच, एक्सपीरियंस कोच के अंडर ट्रेनिंग नहीं करते हैं। अच्छा। तो ये परेशानी मेरे साथ भी हुआ। जब शुरू में मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की, तो सबसे पहला जो मेरा इंजरी था, बैक इंजरी था। तो बैक इंजरी था, फिर मैं रोने लगता था बैक इंजरी की वजह से। लेकिन मेरे जो पिताजी हैं, फादर जो है विभुतराम सारंग जी, वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे। और चूंकि पहले से मुझे टेक्निक इसलिए मालूम था क्योंकि फादर को हमने बचपन से करते हुए देखा है, तो वो समझ में आता था कि कैसे उठाते हैं। तो घर में भी छोटे मोटे सामान थे, उसमें हम छुप छुप के चोरी चोरी कर लेते थे। तो जब फादर को पता चले तो फिर पिटाई, क्रिकेट खेलो तो पिटाई, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो पिटाई। समझ में नहीं आता था क्यों रोकते थे हमको। फिर जब चोट लगी, फिर उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया, नाराजगी जताई कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने बाद में बताया फादर पापा को कि भाई सच में मुझे पेन है। तो उन्होंने एक डॉक्टर के पास लेके गए, फिर उन्होंने बताया कि मसल इम्बैलेंस है और थोड़ा सा जो है ओवरलोड है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लोड देना पड़ेगा। तो जैसे उससे बाहर निकले अपन, तब फिर फादर ने, पापा ने बताया कि बचपन में मैं आपको वेट लिफ्टिंग करने से इसलिए मना करता था क्योंकि यही सब कारण है। क्योंकि मैंने जो आपको ट्रेनिंग दी है वो तो मेरी कैलकुलेटिव है, लेकिन जो आप छुप के घर पे करते थे, चोट लगने का कारण यही है क्योंकि आपका जो टेक्निक है वो परफेक्ट नहीं था और टेक्निक करेक्शन नहीं होता था। तो आप कुछ भी उठाते थे, वजन कैसे भी उठाते थे, इसी का कारण है। तब ये चीज़ हमको समझ में आया। और रही बात सैटरडे संडे की, तो जैसे हम सभी को पता है कि हर एक स्पोर्ट्समैन के पीछे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो सैटरडे संडे भी हम लोगों को सर्विलेंस में ही रखते थे, मैं और मेरे छोटे वाले भाई को भी। वो कुछ एक इंटरनेशनल प्लेयर है, अजय देव, तो दोनों को सर्विलेंस में रखते थे। संडे भी जाएंगे तो हम फादर पापा के साथ, आएंगे तो पापा के साथ। मतलब इतनी खुली आज़ादी नहीं थी अब। और हमेशा ये मना था कि देख के चलना है, गाड़ी नहीं चलानी, साइकिल नहीं चलाना है, और देख के बैठना है, देख के चलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। सबसे बड़ा तो हम लोग को जो पाबंदी थी वो था घर से बाहर नहीं निकलना। मुझे भी ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, वो एक आम इंसान नहीं है। उसको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में रहना है और सबसे ज़्यादा अपने आप को चोट से बचाने हैं कि अगर आपको अननेसेसरी किसी तरीके की चोट ना लग जाए। आप कहीं मस्ती मजाक कर रहे हैं या किसी त्यौहार में आपने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया,
तो ये डिसिप्लिन मतलब बचपन से चलता आ रहा है आपके साथ, तो लाइफ तो बहुत डिसिप्लिन हो गई होगी आपकी अभी तक। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिसिप्लिन के चक्कर में कभी कभी एम्बेस भी होना पड़ता है। हाँ। जैसे कि वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर, जैसे मैंने पहले ही बताया पापा रेसलर थे, तो मैंने भी थोड़ी कुश्ती लड़ी है। सुकराई विचार जो बोडियारी नागपंचमी में होता है, अच्छा। हर साल होता है, आज भी होता है, कई वर्षों से होता आ रहा है। तो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करने के बाद ही मैंने कुश्ती लड़ने के लिए, क्या ओपन कुश्ती होता है, उसमें आप हाथ मिलाओ, अपना फाइटर खुद चूज करो और उसके साथ लड़ लो। तो मैंने क्या है कि एक को चैलेंज कर दिया, तो फिर उसके बाद मैं बढ़िया से अपना सब तैयार होके सपोर्टर वगैरह पहन के तैयार हुआ। किसी ने फादर को, पापा को बताया कि भाई आपका बेटा कुश्ती लड़ने वाला अच्छा। है। और वो आए और मेरे को उठा के ले गए, बोले नहीं नहीं हमको नहीं लड़ना है। मैं इतनी शर्मिंदगी लगी, मुझे इतनी शर्मिंदगी लगी, मैं बता नहीं सकता। फिर बाद में वो बताया उन्होंने, क्यों ऐसा आपने क्यों किया, तो बोले बेटा वेट लिफ्टिंग जो एक डिसिप्लिन है, और वेट लिफ्टिंग के लिए जैसा बॉडी पोस्चर हमको चाहिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी हमको चाहिए, जो रोटेटरी मूवमेंट हमको चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए जॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कुश्ती लड़ते हैं और भगवान ना करे कहीं शोल्डर निकल जाए, एल्बो निकल जाए, तो हम हमेशा के लिए अनफिट हो जाएंगे। तो ये सब आपको अनुशासन में डालना है। तो इस तरीके का हमारा अनुशासन था। दूसरा, स्कूल से भी अगर हम लेट आ जाएं या ट्यूशन क्लास से भी हम लेट आ जाएं, तो हमको एक चेतावनी मिल जाती थी कि आज लेट आए हो, क्या कारण है, कहीं दूसरे रास्ते पे तो नहीं हो, मुझे लगता है कल से तुम्हारे पीछे घूमना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, गलत रास्ते पे तो नहीं हो। थी काफी पाबंदियां थी, और अनुशासन उनके, हमारे लिए पाबंदी थी, लेकिन हाँ। उनके लिए अनुशासन। और आज आपको वो लगता भी होगा यार, वो जो फैसला उनका था वो बहुत सही था, और आज मुझे लग रहा है कि वो जरूरी था। और मैं भी ये चीज एनालाइज करता हूँ कि हमें अपने आप को हमेशा, अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना पड़ेगा, हमें अपने रास्ते पर ही चलना होगा। तो फिर वहां से आपका सफर आगे बढ़ा और आपने नेशनल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। सीधे गोल्ड मेडल तो नहीं जीता था। 2003 में पहली बार मैंने जो है सिल्वर मेडल जीता था, कोझिकोड केरला में। अच्छा, नेशनल्स गेम में। नेशनल चैंपियनशिप में, तो अंडर 17 नेशनल चैंपियनशिप था, जहाँ जो मेरा टर्निंग पॉइंट था। जब तक मैं, जैसे बताया आपको, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद अप्रिसिएशन मिला थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बीच में फिर ऐसा लगा कि क्यों कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ, क्या करना है ये सब करने से करके। और जैसा आपने कोई मूवीज़ में भी देखे हैं कि अपने कोच के अगेंस्ट जाना, फादर के अगेंस्ट जाना, तो वैसे ही कुछ मेरा भी रवैया था। लेकिन आप तो, मुझे लगता है कि कोच के अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन फादर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मेरे साथ यही चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मेरा कोच भी वही है, फादर भी वही है, और मैं दोनों के अगेंस्ट जा रहा था। तो चला तो जा रहा था मैं, लेकिन मैं ये नहीं पता था मेरे को कि मेरे फादर का इमोशंस जुड़ा हुआ है उसमें। और ये चीज़ें कभी कभी मम्मी, मेरी माँ जो है वो बताती थी कि आज पापा ने आपके बारे में तारीफ की, और जितना वो चाह रहे हैं वैसे ही आप चल रहे हो, अप टू द मार्क हो, और नेशनल में मेडल जीतो तो ज़्यादा उनको खुशी होगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था इससे मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जब हम केरला गए 2003 में, तो वहाँ आप मानेंगे नहीं कि पहले से ही बड़े स्टेट्स थे, जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये डोमिनेटिंग स्टेट्स थे। हाँ। और हमने जब अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, तो शायद 2 या 3 लोग बहुत मुश्किल से नेशनल के लिए क्वालिफाई करते थे। तो एज ग्रुप में तो आप अकेले ही होंगे। इस ग्रुप में मैं अकेला नहीं, अपनी कैटेगरी में अकेला था। हाँ, मतलब कैटेगरी। हाँ, स्टेट से तो हम थे 4-5 लोग थे, 4-5 थे। एक सीनियर दीदी थी, मेरा खुद का छोटा मझला वाला भाई जो अजय देव बताया वो भी था। अच्छा। तो वहाँ एक ऐसा वाकया हुआ कि पापा के साथ मैं चेयर पे बैठा हुआ था। तो चेयर पे बैठा हुआ था, तो जैसे ही मैं चेयर से उठा, तो एक पंजाब का प्लेयर मेरे ही कैटेगरी का, उसने चेयर उठा लिया, बटा चेयर उठा लिया। तो मैं जाके उसको बोला कि भाई चेयर मेरा, मैं बैठा था, दे दो। तो क्या हो गया, बोले दूसरा ले लो। मैं बोला यार मैं पहले से बैठा हूँ, तो ऐसे लड़ने जैसा हो गया। हाँ। तो फादर ने समझाया, मुझे लेकर आया, बोले नहीं ऐसे लड़ना नहीं है।
वो सीनियर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। तो मैं बोला अच्छे प्लेयर है तो क्या हो गया, ऐसे थोड़ी कोई किसी से बात करता है। सही है। वो बोले बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप भी बात करोगे तब देखेंगे कि कैसे होता है। फिर मैं मतलब मन एकदम से ऐसा हो गया कि कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं, देखा मेरी कैटेगरी में, ठीक है इनको देखता हूँ। अच्छा। ऐसा तो शुरू से मतलब ना हाइपर हो जाता था, मैं हाइप हो जाता था। स्कूल के दिन में भी ऐसे ही था, बड़े बड़े लोगों के साथ कबड्डी खेलना, उठा के फेंक देना, ऐसा। तो आ, फिर जैसे कंपटीशन हुआ, उसको पता भी नहीं है कि मैं उससे फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता चल गया था कि हाँ, मेरे एज ग्रुप का है। वो जान ही नहीं रहा है। मैं उसको फाइट किया। महाराष्ट्र वाला जो सुनील नायक है वो फर्स्ट आया, पहले भी इंटरनेशनल खेल चुके थे वो, और फिर मैं सेकंड आया, और एक थर्ड महाराष्ट्र वाले ही आया, और वो फोर्थ या फिफ्थ रैंक पे चले गए। अच्छा। तो अब मैंने पापा को बताया कि देखो मैंने उसको हरा दिया, तो अब क्या मेरे को भी ऐसा बिहेव करना है? तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो पहला नेशनल है बेटा, पहले और भी नेशनल जीत जाओ, उसके बाद देखते हैं। मतलब ये नोक झोंक चलती नहीं। नोक झोंक चलती रहती है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब मेडल सेरेमनी हुआ, मेडल सेरेमनी होते होते, तब हमारे पास उन दिनों में डिजिटल कैमरा नहीं होते थे, वो रोल वाला कैमरा होता था। तो मेरे पापा जो इस मूवमेंट को पूरा कवर करना चाहते थे, तो वो खुद ही फोटोग्राफी कर रहे थे। तो जब मैं विक्ट्री स्टैंड में चढ़ा तो लिटरली पापा की आंखों में मैंने आंसू देखी, और तालियां बजाते एक बच्चों की तरह नाचते हुए देखा। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, जो है इसमें मेरे फादर का इमोशन जुड़ा है, और किसी के लिए नहीं तो इनके लिए तो खेल रहा है। तो वहाँ से फिर केरला के बाद फिर कहाँ का सफ़र था आपका? केरला के बाद 2004 में ये थाईलैंड में हमारा एक जूनियर एशियन चैंपियनशिप होना था, थाईलैंड में। हाँ, थाईलैंड में। तो उसके लिए 2004 में पटियाला में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वहाँ पे कैंप लगा हमारा। तो कैंप में पूरे देश भर के खिलाड़ी आए हुए थे, गर्ल्स बॉयज सभी। और हम कुछ नए थे, तो थोड़ा सा उंगली भी करते थे। पहले ही बताया, मैं महाराष्ट्र की पूरी टीम थी, आंध्रा की पूरी टीम थी, और मैं, और मुझे याद है उड़ीसा का एक है मेरा फ्रेंड वो, और एक मणिपुर के, हम बिल्कुल अलग थलग। अंडर 17 की। हाँ, अंडर 17 की बात चल रही है, अंडर 17 अंडर 18 की बात चल रही है। तो बिल्कुल नए थे हम लोग, सीख रहे थे। जैसे पिछले दिनों एक लीजेंड की जो मूवी आई थी, उसमें आपने देखा कि एक स्टार को देखने के लिए कैसे कतार में लाइन में लग जाते हैं, और वो भूल जाते हैं अपना खेल। ऐसे ही हम लोग भी थे, सेम। ये ह्यूमन नेचर है। जब अपने इंटरनेशनल प्लेयर जो अपनी कैटेगरी थे उनको देख के हमने सोच लिया, वाह यार क्या प्लेयर है यार, मस्त प्लेयर है, बढ़िया प्लेयर है, ऐसा। तो हमेशा हमने उसको कभी फाइट करने की कोशिश नहीं की, और थे भी छत्तीसगढ़ से अकेले। हाँ, तो कौन अप्रिशिएट करेगा। और यहाँ पे हम एक टाइम ट्रेनिंग करते थे, वहाँ पे 3 टाइम की ट्रेनिंग चलती थी, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग। तो जब वहाँ पहुँचे तो 4-10 दिन तो ऐसे लगा कहाँ आ गए, ये तो पनिशमेंट है। मतलब इतनी ट्रेनिंग करने के बाद आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर आपको ये लग रहा है कि ये पनिशमेंट चल रही है? ये पनिशमेंट चल रही है, क्योंकि सुबह का जो सेशन, 1 घंटे का सेशन, लोगों को ये लगता है कि वेट लिफ्टिंग में आदमी सिर्फ स्टेज में जाके वेट उठाता है, सर और पटकता है, कुछ सेकंड का वो काम है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वेट लिफ्टिंग की तैयारी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो हमारे उन दिनों कोच थे परमजीत शर्मा, जो अर्जुन अवार्डी है और ओलंपियन भी है। तो वो हमारे सुबह का सेशन लेते थे, कंडीशनिंग। वो 1 घंटे में इतना हम लोग को जान निकाल देते, पूरा तेल निकाल देते, इतना दौड़ाते, इतनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कराते कि मैं एक दिन थक गया, हार गया, शिन पेन होने लग गया, पूरी बॉडी पेन होने लग गई। फिर मेरे पापा को फ़ोन किया, तब STD PCU होता था, और जहाँ तक मेरे को याद है कि पर मिनट 3 रुपये ऐसे कुछ चार्ज होता था STD का, अगर नेशनल कॉल करो तो, और लोकल का 2 रुपये कुछ ऐसा चार्ज था, और हर 1 मिनट के बाद वो 1.5 रुपये बढ़ता था। तो मैंने कॉल किया, बोला मैं वापस बुला, मर जाऊँगा, मैं नहीं दौड़ पाऊँगा। तो बोले क्यों, क्या हो गया? बोले ये मेरे को एथलीट थोड़ी बनना है, रनर थोड़ी बनना है, मुझे वेट लिफ्टिंग करना है। ये लोग दौड़ाते हैं इतना, 1 घंटा दौड़ाते ही रहते हैं, पानी भी नहीं पीने देते। फिर बोले कि बेटा ये ट्रेनिंग ऐसी होती है। फिर उन्होंने पूछा डाइट कैसी है? बोला डाइट तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। घर से कैसी है? बोले घर से तो 100 गुना बेहतर है। तो वैसे ही निकालेंगे भी। हाँ, अगर गवर्नमेंट आपके पीछे खर्च कर रही है, कोई इंस्टीट्यूट आपके पीछे खर्च कर रही है बेटा, तो काम भी वैसे ही लेंगे।
कितने दिनों का कैंप रहता है? ये 3 महीने का कैंप था। जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर में हमारा कंपटीशन था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का कैंप। और उसी कैंप में ही सिलेक्शन भी होता है? उसी में आपको पहले वो ट्रेन करेंगे, ट्रेन करके फिर एक सिलेक्शन ट्रायल होगा आप सबके बीच में, फिर उसके बाद जो है एक फाइनल टीम बनेगी। तो इस तरीके का होता है। वो हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था और पूरे छत्तीसगढ़ से मैं पहला प्लेयर था जो नेशनल कैंप में पहुंचा है वेट लिफ्टिंग। बहुत और मानेंगे नहीं कि ऐसी स्थिति थी कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मैं सिर्फ 2 पेयर ट्रैक शूट के लेके गया था। 2 पेयर ट्रैक शूट के, एक शूज था मेरे पास और 2 टी शर्ट थे ट्रेनिंग के। और हम उन दिनों जो है एक स्लीव कट स्लीव वाली जो है कॉस्ट्यूम पहनते थे। अच्छा। लेकिन दुनिया जो है वो 3/4 तक पहुंच चुकी थी। तो बड़ा एम्बेरसिंग लगता था वहाँ पे देख लड़कियों के सामने ऐसे एकदम निक्कर टाइप का। तो बहुत परेशानी होती थी। तो वो ट्रेनिंग समझ में बाद में आया कि ऐसे है। और इतनी तकलीफ हुई, इतना तकलीफ हुआ, मैं बता नहीं सकता। मतलब वो एक, मतलब आपका पहला टूर था जिसमें आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि ये चीज़ें होती है, मुझे इस तरीके से सामान लेके जाना होगा, ये कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है। मतलब एक वो अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया वहाँ जाने से। हाँ, तो फिर अब सडन तो हमको अरेंज करना है, तो कहाँ से अरेंज करें? तो हमारे एक अंकल थे वहाँ पे, कृपा शंकर पटेल जी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, आप लोगों को पता होगा, रेसलर हैं वो। अच्छा। उनसे फिर मेरे पापा ने किसी से बात करा के फिर उन्होंने मुझे ड्रेस दिलाया अपने तो पास। किट वगैरह तो वो लोग स्पॉन्सर करते होंगे ना? अब उस समय जो है मतलब स्पेसिफिक किट नहीं मिलता था। वो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे अच्छा, उसके बाद? तो मिलता है, आपकी ट्रेनिंग के लिए नहीं मिलेगा। बाकी जो किट होते हैं जैसे ट्रैक शूट, वो तो मिला बाद में, 2 महीने बाद मिला। उसका भी एक प्रोसेस है, आप जाओगे, आपके मेजरमेंट लेंगे, फिर वो सैंक्शन होगा, फिर डिलीवर होगा, फिर आपको मिलेगा ऐसा। तो वो भी एक परेशानी थी हमारे लिए। लोगों से मैच भी करना है, ट्रेनिंग भी करना है और फाइट भी करना है। तो एकदम मतलब अजीब सा ही माहौल था। कभी लगे छोड़ के भाग जाऊं, कभी लगे यार भागूंगा, कहाँ भागूंगा और कहाँ बंद गया, कहाँ फंस गया, इस टाइप की ट्रेनिंग होती। तो फिर कब ऐसा लगा कि नहीं यार, अब मतलब ये इतनी सारी चीज़ें हो रही है, अब तो मुझे बस फाड़ देना है? मतलब कब ऐसा फील आया कि नहीं, अब तो मुझे टीम में सेलेक्ट होना ही है, चाहे कुछ हो जाए, अब मेरा और तेल निकालना है और निकाल लो आप लोग, लेकिन मुझे लेके जाओ अब टीम में? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बहुत हाइपर टाइप का हूँ। तो अगर कोई मुझे छेड़ दे तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। अच्छा। तो उसी में बीच में क्या हुआ कि हम थोड़ा सबसे घुलने मिलने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ से, मेरा फ्रेंड मणिपुर का, एकदम जंगल साइड का, और जो वो रिसा वाला भी जो मेरा फ्रेंड था वो सुंदरगढ़ का, झारसुगुड़ा के पास का। तो हम थोड़े से अलग ही दिखते थे ना, एकदम अलग दिखते थे। तो हमेशा हमको कुछ ना कुछ वो टीज करना, नीचा दिखाने की कोशिश करना। हालांकि वो भी हमारे ही हम उम्र थे, उनको भी उतनी समझदारी नहीं थी। आज के टाइम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन होता रहता है। तो जो फर्स्ट ट्रायल हमारा हुआ तो जो हमारे जो स्टार थे, सुनील नायक जो महाराष्ट्र के थे, उसने फिर बीट कर दिया मुझे। मैंने कुछ किया 98 स्नैच और 120 जर्क, उन्होंने किया 105 और 32। ऐसा 105 स्नैच 32 जर्क, गैप बहुत हो गया। हाँ, बहुत गैप हो गया। तो जो थर्ड आया था कालीकट के नेशनल में, वो बंदा मेरे साथ ट्रेनिंग पार्टनर था। तो उसने 22 कुछ ऐसा ट्राई किया, 122 में, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 2004 की। तो इसमें आप कौन कौन से वेरिएशन करते थे? स्नैच और क्लीन एंड जर्क। स्नैच मतलब जो स्नैच मतलब वो चौड़े वाले जो हाथ होते हैं और सीधा फ्रॉम ग्राउंड टू ओवर जो डायरेक्ट स्टॉप चलता है। एक जो बीच में ब्रेक एक जो है यहाँ क्लेविकल्स में जाके स्टॉप होता है, फिर उसके बाद हम उसको डालते हैं, उसको क्लीन एंड जर्क। अच्छा जी। तो उसको मैंने ऐसे ही मजाक से बोल दिया कि भाई आप 122 ट्राई कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि पहले कभी नहीं किया हो क्या, ऐसा करके। मतलब मेरा एक कैजुअल सा सवाल था, ये बहुत टफ दिख रहा था, पहले कभी नहीं किया हो क्या? तो वो एकदम से भड़क गया मेरे। बोलता है पहले तू अपना तो देख ले, तेरा जो फाइटर है तेरे से कितना दूर है, तुझे समझ में आ रहा है, और मुझे क्या दिखा रहा है करके। मैं बोला यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया भाई? नहीं, बोले तू कम बोला कर, तू नया है करके। अच्छा। मेरा दिमाग ऐसे खराब हुआ। मैं बोला यार ठीक है भाई, जिसके साथ आप कंपेयर कर, मैं कुछ नहीं बोला मैं उसको। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रायल में। फिर 1.5 महीने बाद फिर ट्रायल था,
और मैं मतलब इतना पागल हो गया कि अब करना ही है, दर्द हो, टूटे फूटे कुछ भी हो। फिर मैंने फाइनल, उस दिन ट्रायल की बात आई, फाइनल ट्रायल में उसने 105 स्नैच किया, मैंने 107 स्नैच किया क्या बात है, डायरेक्ट। डायरेक्ट, 107 स्नैच किया। वहाँ तो सब सरप्राइज भी हो गए। हाँ, उसने 130 जर्क किया सुनील नाइक ने, और मैंने 132 जर्क किया। क्या बात है। और यही आपके केरला में भी जो फर्स्ट आए थे ना। हाँ, वही सेम एथलीट। तो वहाँ जाके जो है मैंने उनको बीट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसा कुछ हुआ कि वो हमारा टूर कैंसिल हो गया। फिर उसके, अच्छा। हाँ, वो टूर कैंसिल हो गया, हम लोगों को वापस भेज दिए। तो एक अच्छा अनुभव था, 2-3 महीने का जो था। फिर वहाँ से वापस आ गए, एक परफॉर्मेंस आया, मैंने उनको बीट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय क्या हुआ था कि वेट लिफ्टिंग में डोपिंग का एक बड़ा इशू है। अच्छा। तो 2004 में जो है एथेंस ओलंपिक में, एथेंस, हाँ, सिडनी, एथेंस, फिर बीजिंग बीजिंग एथेंस ओलंपिक में हमारे कुछ जो सीनियर एथलीट्स थे वो डोप में, इंडिया के। हाँ, इंडिया के, वो डोप में, डोपिंग का चार्ज था उन पे। तो इसके कारण हमारा टीम जो है वो रोक दिया गया था कि इंडिया की ही टीम बैन थी, इंडिया की टीम बैन थी। तो अनफॉर्चुनेटली हम भी उस टीम का हिस्सा थे, तो हमें भी वापस आना पड़ा। तो एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा सपना जो पूरा होने वाला था कि नहीं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। टूट गया और मैं वापस आ गया। लेकिन एक आपने एक्सपीरियंस वहाँ से लेके आया कि मैं भी कर सकता हूँ, और मैंने गोल्ड मेडलिस्ट को हराया है। जी, तो पिताजी का तो मन बहुत खुश हो गया होगा कि यार चलो ठीक है, वो नहीं हुआ लेकिन कम से कम ये तो हुआ कि तूने उसको हराया है करके। हाँ। लेकिन बात वही है कि जब तक आप ऑन पेपर किसी को नहीं हराते तब तक आप चैंपियन नहीं कहलाते। वो तो एक सिलेक्शन ट्रायल ही था जो तो निकाल गया, लेकिन इंडिया के लिए तो आज भी वो स्टार थे। सबको पता था कि जिस कैटेगरी में मैं खेलता था, 62 केजी कैटेगरी, उसका स्टार जो है वो है महाराष्ट्र के ही एक प्लेयर हैं। तो ऐसा था। फिर कैंप खत्म, हम भी खत्म, अनजान हो गए, सब कुछ खत्म। तो ये 62 जो कैटेगरी है वेट की, ये मतलब सभी एज ग्रुप में चलती है कि ये 17 एज ग्रुप तक ही है? बाद में जो है हमारा जो है 18 एज हो गया, अंडर 18 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो गया। मतलब 3 ग्रुप में बांट दिया उसको, अंडर 18, अंडर 20 और सीनियर सीनियर ग्रुप में बांट दिए। तो जो 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो यूथ कहलाते हैं, और 20 तक के जो बच्चे होते हैं वो जूनियर कहलाते हैं। अच्छा। और 20 से ऊपर जो हो जाते हैं वो सीनियर, लेकिन पार्टिसिपेट वो सब में कर सकते हैं। अच्छा। यूथ वाला जो है वो 13 से 17 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं। तो उसमें भी वेट कैटेगरी अलग अलग रहती है, सब कैटेगरी सेम रहेगा, बस एज अलग हो जाएगा। अच्छा। ऐसे होता था वैसे। तो यूथ में हमारी लड़ाई होती थी, जूनियर में अलग लड़ते थे, सीनियर में अलग लड़ते थे। और उन दिनों में तो वेट लिफ्टिंग में इतने छत्तीसगढ़ में थे नहीं है, 4 थे होंगे जी। और नेशनल मेडल के लिए तो मैं था, और एक वो थे सूर्यभान यादव करके थे, उन्होंने मेडल जीता था उस टाइम पे। ऐसे कोई प्लेयर थे नहीं जो नेशनल जीते या विलाशे के कौन से, ऐसा था उस। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिविजुअल गेम होते हैं उसके डिसएडवांटेज यही होते हैं कि आप जब तक अपने शरीर से दम लगा रहे हैं तब तक आप चल रहे हो। और टीम गेम में ये होता है कि आज आपका परफॉर्मेंस डाउन हुआ, किसी ने ज़्यादा कर दिया, हम मैच जीत गए। तो इंडिविजुअल में मुझे लगता है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको ही खींचना है, आपको ही अपनी ताकत को लगाना है, और जब तक आप लगा रहे हैं तब तक गाड़ी चल रही है। जहाँ आपकी ताकत थोड़ी भी कम हुई, आप नीचे आ जाएंगे तुरंत। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है कि टीम गेम में हम सबको पता है कि अगर आज मेरा परफॉर्मेंस डाउन है तो दूसरा उसको कवर कर लेगा, या ये पता भी चल जाता है कि आज थोड़ा-सा उनका परफॉर्मेंस डल है तो आज हम उनको कवर कर लेते हैं, लेकिन इंडिविजुअल गेम्स में ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल गेम्स में आपको अपना 100% देना ही पड़ता है, अगर आप 100% नहीं दोगे तो फिर आप काउंट में नहीं हो, आपको बाहर होना पड़ता है। तो ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग है इंडिविजुअल गेम। और फिर वहाँ से फिर आगे कौन से टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया? आने के बाद कैसा रहा माहौल? कि ट्रेनिंग और बढ़ गई, या आपने एक्सपीरियंस शेयर किया होगा अपने भाई के साथ, अपने जो साथी प्लेयर्स हैं उनके साथ? पिछले दिनों आपने एक मूवी देखी होगी ना, दंगल? दंगल तो देखी, दंगल देखी ना। अ, जब वो हमारी जो गीता फोगाट जी का एक सीन है, अपने नेशनल कैंप से वो आती है वापस,
तो बच्चों को टेक्निक सिखाते रहते टेक्निक, कुछ नई टेक्निक या अलग टेक्निक बताते हैं। है ना। ये तो अभी की बात है। गीता फोगाट जी जो है आज के टाइम में बड़ी प्लेयर है, लेकिन हम वो रेसलिंग में पैरेलल थे, हम वेट लिफ्टिंग में पैरेलल थे। हाँ। हम उम्र हैं एक तरीके से अच्छा। देखा जाए तो। हाँ, और जो बबीता है वो हमारी जूनियर थी, वो बाद में आई हैं। तो हम वही पटियाला में ही ट्रेनिंग करते थे। हाँ, वही एक ही लेकिन जगह। कभी ऐसे होता नहीं है ना, हाँ, इंटरेक्शन होता नहीं कि आप मैं, ऐसा नहीं होता है। वो अपने गेम में रहते हैं, हम अभी। तो ऐसे ही मेरी भी स्थिति थी, जब मैं वापस आया तो अपने टेक्निक से थोड़ा-सा चाल-ढाल में बदलाव, थोड़ा-सा एटीट्यूड इस टाइप का, तो फिर पड़ी मुझे तो गालियाँ पड़ी। तो मैं जो बता रहा हूँ अच्छा। उसी में चलना है और ऐसे ही चलना है, क्योंकि आपके जो कोच ने बताया वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप समझ रहे हो वो गलत। अच्छा। मैं भी जहाँ लेके जा रहा हूँ वहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपका जो सोचना है वो दूसरे तरफ का सोचना है। और वेट लिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जिसमें बिना कोच के आप अपने आप को करेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बहुत टेक्निकल चीज़ है, जो बहुत माइनर टेक्निकल चीज़ है। जैसे होता है ना, कभी-कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं ये उठा दूँगा या मैं लड़ लूँगा या मैं मार लूँगा, लेकिन कभी-कभी पीट भी जाते हैं। तो वैसे ही वेट लिफ्टिंग भी, उसके साथ लड़ना है लोहे के साथ, हाँ। और हम कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे मैंने गालियाँ खाई 2 कि जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो, टेक्निक जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। लेकिन सबसे बड़ा जो चुनौती था हमारे लिए वो ये था, डाइट। वहाँ तो हमारे पास खुला डाइट था, 3 टाइम पूरा बुफे था। अच्छा। जितना खाना है खाओ, जितने दूध पीने पियो, जितने अंडे खाना है खाओ, हर एक चीज़, जितना पनीर खाना है खाओ। फ्रूट्स हमारे पास पड़े होते थे रूम में। कभी-कभी तो ऐसा होता था हम खा नहीं पाते थे, वो खराब हो जाता था, फेंकना पड़ जाता था या उनको देना पड़ता था। जूस हमारे पास पड़े होते थे, एक दिन में हमको कम से कम 400 एमएल होता था। ये चीज़ यहाँ तो चैलेंजिंग है, वहाँ 3 टाइम की ट्रेनिंग, यहाँ 1 टाइम की ट्रेनिंग। तो परफॉर्मेंस कंटिन्यू जो है हमारा गिर रहा था। और इसी बीच में कई ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, जैसे मेरे अंकल का डेथ हो गया। अंकल का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, फिर ग्रैंडफ़ादर का डेथ हो गया। 6 महीने में मतलब ऐसी मोमेंट क्रिएट हो गया घर में कि या तो स्पोर्ट्स कर लेते हैं या तो फिर अच्छा। जॉब कर लेते हैं। मतलब वहाँ से आने के बाद जो प्रैक्टिस का ग्राफ बढ़ना था, वो नीचे आते जा रहा था, आता जा रहा था। किसी रीज़न के कारण। हाँ, वो चाहे वो फैमिली रीज़न हो, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो, कोई भी हो, तो ये चैलेंजिंग था अपने लिए। और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई भी क्लियर करनी थी हमको। तब तक मैं 10वीं पास था, 11 पढ़ रहा था, 12 पढ़ रहा था। तो बड़ा चैलेंजिंग हो गया, कैसे करें? या तो पढ़ ले, या तो कुछ कमा ले, या तो स्पोर्ट्स कर ले। तो सभी चीज़ों को मैनेज करने, कभी पापा ने ऐसा नहीं बोला कि हम इकोनॉमिकली वीक हैं या तुम काम करो। तो खुद से ही सोचा कि चलो यार, पापा नहीं करते हैं, तो यहीं रायपुर के रजबंदा मैदान से पेपर उठा के लेके जाना, जो न्यूज़पेपर बाँटने का। काटने का काम साइकिल में लगा के। तो वो भी मेरा जो एरिया था वो हीरापुर जरवा ये था, रजबंदा मैदान से उठा के फिर वहाँ से बांट के फिर वापस आना। फिर स्कूल मैंने ऐसा चूज़ किया जो सुबह लगती हो स्कूल, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जो सीनियर्स के जो स्कूल्स होते हैं वो सब 11 से 12 बजे हैं। लेकिन मैंने ऐसा स्कूल चूज़ किया, और रेपुटेशन क्या है मुझे नहीं पता। मैंने सोचा कि बस अब मेरे को ऐसे स्कूल में भर्ती होना है जहाँ मैं पढ़ भी सकूँ। तो 7 बजे पेपर बाँट के आने के बाद 8 बजे जो स्कूल लगती थी गुड़ियारी में, उसको अटेंड करना। फिर उसके बाद 11 बजे घर जाके 12 बजे एसटीडी पीसीयू में काम करना। एसटीडी पीसीयू में काम करके फिर 5 बजे रेस्ट करके फिर 7 बजे फिर से ट्रेनिंग करना। तो इतनी चैलेंजेस आए, तो जहाँ मैं उठ के गया था, वहाँ से बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ जाऊँ। तो अब ये लग रहा था कि अब वापसी कर पाना मुश्किल काम है, और आए दिन सुनता था कि अपनी जो फाइटर्स है, हाँ। वो आसमान छू रहे हैं। तो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग तो और बढ़ गई होगी ना उस टाइम में। हाँ, और हम यहाँ पे ज़िंदगी से लड़ रहे थे। और उन दिनों में अपने पास गवर्नमेंट से ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि नई-नई तो गवर्नमेंट आई थी। तो उस टाइम ऐसी स्कॉलरशिप वाली फैसिलिटी नहीं थी क्या, जो साईं की स्कॉलरशिप बोलते हैं, जिसमें बच्चों को लाया जाता है, कि उनको रखा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है? अवेयरनेस की कमी। ऐसे थे, स्कीम्स थे, लेकिन हमको नहीं पता था उसके बारे में। वो तो हमको बाद में पता चला। हमको मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई स्कीम है जहाँ हम जा सकते हैं।
और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बाद में जैसे जैसे हमने यहाँ से समय बिताया तो फिर पता चला, जैसे नेशनल खेले, जैसे मैंने बताया 2004 में फिर ये परेशानियाँ हुई, फिर पता चला कि एक आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे है, पुणे में जब हम गए तब पता चला कि वहाँ बच्चों को रख के 17 साल 18 साल के प्लेयर्स को रख के वहाँ पे इंटरनेशनल की तैयारी कराते हैं। तो उसका फिर मैं ट्रायल देने गया वहाँ पे। अच्छा। ट्रायल देने गया, वहाँ सिलेक्ट हुआ, मुझे सिलेक्ट किए। पर आर्मी की लाइफ बहुत मुश्किल काम है। नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ भी बहुत मुश्किल। हाँ, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ है वैसे ही आर्मी की भी वही लाइफ है। तो वो बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं ये करना। ईयर 2005 था। ये 2004 था, अच्छा, 4 ही था। 4 है ना? तो नहीं जाना है, और थोड़ा-सा रफ बिहेवियर, रफ नहीं मतलब एक डिसिप्लिन में रखने के लिए तो थोड़ा-सा रफ करना ही पड़ता है, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से ही होगी। तो पसंद नहीं आया। नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगा यहाँ पे। भले जो भी हो जाए, पापा ने बहुत समझाया कि देखो बेटा, अगर गेम करना है तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा, सारी अच्छी फैसिलिटीज़ है। लेकिन फिर भी मैं पापा से लड़ के मैं आ गया घर वापस। नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन जैसे घर आया, फिर से वही लाइफ स्टार्ट, और समझ में आया कि नहीं यार, अब तो मैं डाउनफॉल पे आ रहा हूँ। जब 2-3 महीना बीत गया, तो फाइनली मैंने जाके फिर से रिक्वेस्ट डाला और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वापस वहीं पर। वापस वहाँ ज्वाइन किया, पुणे में। पुणे में। तो ज्वाइन किया, थोड़ा-सा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, एक नेशनल खेला तो अच्छा जो पुराना जो परफॉर्मेंस था वो तो अचीव नहीं किया, लेकिन थोड़ा-सा कम ही किया, 125 तक मैंने टच किया। फिर उसके बाद छुट्टी लग गई, वापस आ गया, और फिर नेशनल कैंप के लिए फिर से सिलेक्शन हुआ मेरा ईयर 2005 में, एशियन चैंपियनशिप के लिए। अच्छा, फिर से एशियन हाँ, चैंपियनशिप। और फिर से हम वही लोग मिलने वाले थे सबके सब। तो उस समय एज ग्रुप बढ़ गया था मतलब। अब उसी एज ग्रुप में था, अच्छा, जूनियर एज ग्रुप में जूनियर था। एज ग्रुप में। तो सब वही थे। तो वापस से आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट गया, तो 1 महीने बाद गया, 2 महीने ही रुका था मैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जाना नहीं है नेशनल कैंप में, आपको यहीं रहना है, यहीं तैयारी करनी है। तो मैं वहाँ भी लड़ लिया कि नहीं, मुझे उसके साथ फाइट करना है। अच्छा, जो मेरे पुराने कॉम्पिटिटर के साथ। मुझे उसके साथ फाइट करना है, ये चीज़ वो नहीं समझेंगे, उनको नहीं समझ में आता। लड़ के निकल गया मैं, बोले वापस नहीं आना, बोले कोई बात नहीं, वापस नहीं आऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को उसके साथ फाइट करना है, मुझे लड़ना है उसके साथ। छोड़ दिए। फिर 2005 में बैंगलोर में हमारा कैंप स्टार्ट हुआ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो वहाँ भी एक है सेंटर। हाँ, साई का एक सेंटर था, अब बंद हो चुका है, वो वेट लिफ्टिंग वहाँ से हटा दिए हैं। जब वहाँ गया तब एक अलग दुनिया दिखा, वहाँ पे हर एक स्पोर्ट्समैन थे। आपने पहले नाम सुना होगा, एक अपर्णा पोपट थी हमारी सीनियर बैडमिंटन प्लेयर, अच्छा। वो वहीं से निकली हुई हैं। एक सतीश राय, अर्जुन अवार्डी वेट लिफ्टिंग के, वो वहीं से निकले हुए हैं। तो कई, धनराज पिल्ले जी वहीं से निकले हुए हैं, जो हॉकी के प्लेयर हैं। हॉकी का आए दिन कैंप वहाँ लगा रहता था। वॉलीबॉल के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर वहाँ के थे। तो वहाँ जब पहुँचा, तब कैंप फिर से स्टार्ट हुआ। 4 महीने का कैंप था हमारा, अप्रैल में स्टार्ट हुआ, और हमारा टूर्नामेंट जो था अगस्त में था। तो फिर वही फाइटर, फिर वही लोग, लेकिन अब थोड़े पुराने हो गए थे तो दोस्ती हो गई उनके साथ। तो फिर से हमारा हुआ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे मौका ये मिला कि हमको सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग शेयर करने का मौका मिला, और जब सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग शेयर करने का मौका मिला तो हमारा एक्सपीरियंस और बढ़ा, अनुभव बढ़ा, हमको टारगेट मिला। तो जहाँ मैंने ख़त्म किया था 105 और 32 में ख़त्म किया था, फिर मैंने वहाँ इम्प्रूव किया। मैं वहाँ पहुँचा 112 145 पहुँचा। 32 से 145। 145 पहुँचा। मैं बिल्कुल, एज कम था ना मेरा, 17 18 साढ़े 18 साढ़े 17 साल था। तो फिर सुनील नायक को जो है, कोच ने पहले ही बोल दिया कि भाई, इस लड़के को आप नहीं पकड़ सकते आप, ये आपकी क्या रीच बात। से बाहर है। बहुत शानदार। का ये आपकी रीच से बाहर है, तो आप जो है एक काम करिए, जो ऊपर की कैटेगरी है, उन दिनों में 69 केजी कैटेगरी होता था, उस पे आप जाइए और उस पे खेलिए। तो आप 62 में ही, मैं 62 में और 62 में आपने मतलब एक बड़ा टारगेट अचीव कर लिया। कर लिया था। मैं मतलब से एक सीनियर स्टैंडर्ड पकड़ लिया था मैंने। सीनियर जो कर रहे थे उस समय, उन दिनों में सीनियर लोग कर रहे थे 117 47। 40 हाँ, हाँ, ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं है। था मैं, 50 तक करते थे वो, और मैं 50 में हाथ डाल रहा था, ट्राई कर रहा था 150 केजी में। तो मजबूरन बेचारे को जो है ऊपर
मूव करना पड़ा। और फिर वो दिन आया, ट्रायल हुआ, सिलेक्शन हुआ, फिर हम सिलेक्ट हुए उज़्बेकिस्तान, ताशकंद उज़्बेकिस्तान के लिए। फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ से पहली बार कोई इंटरनेशनल वेट लिफ्टर पार्टिसिपेट करने वाला था इंटरनेशनल में। तो एकदम मतलब एक क्या बोलूँ कि पूरा हर तरफ नाम था कि वेट लिफ्टिंग में भी रुस्तम और उस जब आप जा भी रहे होंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में उस टाइम भी बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे कि वेट लिफ्टिंग क्या है। क्या है, केवल रायपुर जैसे एरिया में ही जानते थे और बाकी लोगों में नहीं होता था। तो जैसे ही एयरपोर्ट में हम पहुंचे एशियन चैंपियनशिप के लिए दिल्ली एयरपोर्ट में, सामने फ्लाइट देखा तो सबसे पहले पापा को फ़ोन किया वहाँ के एसटीडी से। और तो क्या है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है ना, लोकल कॉल फ्री होते हैं। अच्छा, मतलब इंडिया में फ्री कर सकते हैं, उस समय होता था ऐसा, अभी का पता नहीं है मुझे। अब तो खैर सी नीचे है। तो पापा को फ़ोन किया मैंने, याद है मेरे को अभी भी। 4:50 था, मॉर्निंग 4:50 AM। पापा मेरे सामने जहाज खड़ी है, बहुत बड़ी जहाज है। मैं बोले बेटा ठीक है, अभी तो थोड़ी देर में बैठेगा, इतनी सुबह क्यों फ़ोन कर रहा है? अच्छा, आपके एक्साइटमेंट को थोड़ा सा दबा रहे हैं। हाँ, तो मैं उनको बता रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाज बहुत बड़ा दिखता है, ऊपर से तो छोटा दिखता है, नीचे से जब देखो ऊपर तो छोटा दिखता है। बोले ठीक है, अंदर बैठ के भी फोन कर देना कर। बोला ठीक है पापा कर। लेकिन उस समय अपने पास कोई मोबाइल वोबाइल, हाँ, सबके पास था, हमारे पास नहीं था। अच्छा, मोबाइल आ चुका था उस टाइम अपने पास में। आपको उस समय का पता है कि नहीं पता है, उस समय हच ऑरेंज चलता था, अच्छा, जो बाद में वोडाफोन हो गया, वो पहले हच ऑरेंज चलता था। तो लोगों के पास था, किसी के पास एयरटेल, किसी के पास हच। आइडिया थे कि नहीं थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हच अच्छे से याद है मेरे को। तो उनके पास था जिनके पास था, हमारे पास नहीं था, घर पे भी नहीं था। और फिर बात करके फिर निकल गए अपने पहले सफर। तो इसमें एज ग्रुप में कितने लोगों की टीम जाती है? जैसे आपका वेट 62 था, तो उसमें आप अकेले थे कि 1-2 लोग और रहते हैं? आ, मेरे वेट कैटेगरी में मैं अकेला था, लेकिन पूरे टीम में हम लोग 8 लड़के थे और 8 लड़कियां थी, टोटल 16 लोगों की टीम थी। और साथ में कोच थे, मैनेजर थे, मेल कोच, फीमेल कोच, सपोर्टिंग स्टाफ, टीम मैनेजर, ऐसे करके हम लोग कुछ 12-15 लोग थे वहाँ। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि कुछ फीस वगैरह मिलती थी, मैच फीस के नाम पे या टूर्नामेंट के फीस के नाम पे, या विनिंग अमाउंट ही कुछ था जो आप लोगों को मिलता था? आ, तो उस समय में ऐसा कुछ ना ही स्टेट में था, ना ही इंडिया में भी ऐसा कुछ मतलब इंटरनेशनल में भी ऐसा कुछ नहीं था? नहीं था। वो आपको पॉकेट मनी देंगे डॉलर के हिसाब से, अब मुझे उतना याद नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ डॉलर देते थे हमें पर डे खर्च करने के लिए। अच्छा, वहाँ मिलता था। हाँ, वो डीए के रूप में मिलता था। बाकी ऐसे कुछ विनिंग अमाउंट भी था। जैसे आप एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के आते हैं तो आपको 50,000 रुपए का इनाम था, जो मुझे मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 50,000, 30,000, 20,000 ऐसा कुछ था। बहुत कुछ ह्यूज अमाउंट नहीं था, जिसमें आप एक बार ले लिए तो फिर साल भर का खर्चा निकल जाए, ऐसा नहीं था, पर था वहाँ पे। तो आज कुछ चेंजेस आए हैं इसमें? आज अगर उन दिनों के कंपैरिजन में अगर आप आज की बात करें तो बहुत चेंजेस आ गए। बहुत चेंजेस में सबसे बड़ा जो है हमारा स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम जो है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अच्छे प्लेयर होते हैं, एलीट प्लेयर होते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है स्टाइपेंड के रूप में हर महीने 10,000 रुपये देती, अच्छा। पॉकेट मनी। और अपने ट्रेनिंग सेंटर में रख के ट्रेनिंग देते हैं, वो अलग है, जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी है, हाई डोज ट्रेनिंग है, अच्छे कोचेज़ हैं और डाइट की फैसिलिटी है। मेरे ख्याल से अभी के आज के टाइम पे कुछ 450 या 500 पर डे का डाइट प्लेयर्स को मिल रहा है, और 10,000 रुपये जेब में भी मिल रहा है, और ट्रेनिंग भी अच्छी मिल रही है। साथ ही साथ जो है इनको आने जाने का फ्लाइट का फेयर मिलने लग गया है। हमारे समय में जो है 3 टायर एसी था, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर फ्लाइट तो नहीं था, इतना याद है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर स्पोर्ट्स में एक मैच फीस होती है, टूर्नामेंट फीस होती है, ताकि खिलाड़ी अपना घर भी तो चलाए। उसको 17-18 साल की उम्र हो गई है, 19 साल की उम्र हो गई है, अब पैसे भी तो चाहिए खर्च करने के लिए। तो उस समय ऐसा नहीं था। नहीं, उस समय ऐसा नहीं था, और वेट लिफ्टिंग जैसे खेल को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी नहीं थे। जैसे दूसरे गेम्स के जो हैं वो ओलंपिक गोल्ड कोस्ट करती थी, गोल्ड क्वेस्ट करके थी। अभी टॉप्स की एक स्कीम है,
टॉप ओलंपिक पोडियम स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें मेरे ख्याल से कैटेगराइज किया हुआ है उन्होंने। कुछ प्लेयर्स को 75,000 पर मंथ, किसी को 50,000 पर मंथ, किसी को 25,000 पर मंथ, ऐसे अभी मिल रहा है उनको। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कोई भी एक्सपोजर नहीं था, या ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। हाँ, एक स्कीम मुझे याद आ रही है कि साई से हमको 5,000 रुपये साल का एक बार मिलता था। अच्छा। हाँ, कि अगर आपने कोई नेशनल मेडल जीता है या स्टेट चैंपियनशिप में मेडल जीता है तो एक फॉर्म भरते थे, फिर वो 5,000 रुपये हमको जो है वो चार्ज करते थे, ऐसा था। लेकिन ऐसे कोई नहीं जैसे अभी आज के टाइम पे है, ऐसा हमारे पास कोई स्कीम नहीं, वो ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए, जी, जी। क्योंकि पैसा आएगा तो फिर खर्च करेगा इंसान, तो कुछ मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार ठीक है, मैं सही जगह कर रहा हूँ, घर भी चल रहा है, मेरा पैशन भी फ़ॉलो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। वह भी ज़रूरी भी था। जैसे अगर आज के टाइम में हम देखते हैं, उस समय अगर हमारे पास एक शूज़ है, अगर साइज़ से इश्यू हो गया 2 शूज़ तो वही हम रगड़ रहे हैं। अगर फट गया तो हमारे पास इतना भी नहीं था हमारे पास कि हम दोबारा एक शूज़ खरीद लें। ऐसी स्थिति थी तब प्लेयर्स की। आज के टाइम पे प्लेयर्स की स्थिति एक हिसाब से देखी जाए तो बहुत है। नहीं, आज के टाइम में सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें आने से स्पॉन्सरशिप भी बहुत बढ़ गई है। एक जी। प्लेयर को अगर वो किसी भी फ़ील्ड में मेडल लगाता है, चाहे अगर वो नेशनल्स के लिए लगाए, चाहे इंटरनेशनल के लगाए, तो स्पॉन्सरशिप काफ़ी आजकल मिल जा रही है प्लेयर। तो बिल्कुल। और अब थोड़ी-सी जो है कंपनीज़ भी जो है, जो प्राइवेट कंपनीज़ है, वो भी अब थोड़ा-सा क्रिकेट से हट के भी जो स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और उसका कारण है कि हमको रिज़ल्ट मिल भी रहा है। फिर वहाँ से फिर आगे क्या रहा? फिर वो हम गए ताशकंद गए, वहाँ पे जाके फिर हमने कॉम्पिटिशन लड़ा तो फिर उसमें एक से एक एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। कई लोगों को तो डर लगता है, मैं डर में नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इतना एक्साइटेड था कि मैं बता नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस था आपका। अब कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि पता नहीं, छोटा ही था, इतनी समझदारी थी नहीं मेरे में। तो मैं इतना जानता था कि मैं अच्छा करूँगा बस। मुझे अच्छा करना है और मैं अच्छा करके रहूँ। तो बहुत अच्छे से मैंने जो मेरे जो 6 अटेम्प्ट थे, 6 में से मैंने 5 अटेम्प्ट क्लियर किए और वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल जीता मैंने। मैं गोल्ड हुआ, थाईलैंड के सिल्वर हुए और ब्रॉन्ज हुए। क्या मतलब पहला गोल्ड मेडल छत्तीसगढ़ आया जो। हाँ, पूरे इंडिया में हाँ, छत्तीसगढ़ के लिए पहला वेट लिफ्टिंग गोल्ड मेडल था और मेरे करियर का भी पहला गोल्ड मेडल था और वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। वहीं से फिर जो है ज़्यादा छत्तीसगढ़ में वेट लिफ्टिंग फेमस होना शुरू हुआ। तो इसमें आपने कुछ माइलस्टोन बनाया, कुछ रिकॉर्ड ब्रेक किया? कुछ रिकॉर्ड ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन जैसे कि बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंस होते-होते होता है। तो मैंने ट्रेनिंग में तो 112 और 145 किया था, लेकिन वहाँ पे मैं 108 और 139 ही किया, जो बिलो था मेरे। अच्छा, 139 में आपको गोल्ड मिल गया था हाँ, वहाँ पर। 108 और 100 139 में मुझे गोल्ड हो गया था। तो 3 गोल्ड मेडल जीते थे मैंने वहाँ पे। सॉरी 2 गोल्ड मेडल जीते थे और क्लीन एंड जर्क में 1 सिल्वर हुआ था मुझे। आयरलैंड वाले ने 140 करके मुझे 1 केजी से बीट किया था। तो वो अपना एक अच्छा टारगेट था, ठीक था। तो वहाँ पर कुछ विनिंग अमाउंट था गोल्ड मेडल में, या किसी मेडल कैश अवार्ड तो हमको नहीं मिलता अच्छा। में। आज भी मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं है। जैसे दूसरे गेमों में मैन ऑफ द मैच, सीरीज प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है, ऐसे नहीं है हमको। केवल हमको मेडल और सर्टिफिकेट मिलता था उस समय। तो पहला मेडल लाने के बाद जब आप वहाँ से वापस आए, तो छत्तीसगढ़ में मतलब स्वागत हुआ आपका, कैसा था माहौल? बहुत शानदार माहौल था, मैं बता रहा हूँ कि इतना शानदार माहौल था। खुली जीप, फूल माला, होर्डिंग्स और नहीं में सैकड़ों की भीड़, हर एक एसोसिएशन के मेंबर्स, क्या हर एक प्लेयर्स, मेरे स्कूल से, दोनों ही स्कूल के स्टूडेंट्स, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे रिलेटिव्स, हर एक चाहने वाले, जानने वाले सब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे और इतनी भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। और जब मैं ट्रेन से उतरा तो सबसे पहले मैंने माइक ही माइक देखा अपने सामने। क्या इतने सारे माइक कि मैं क्या बताऊँ? मैं बोला भाई क्या हो रहा है करके। तो मेरे लिए नया था लेकिन एक खुशी थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और पूरे रायपुर के शहरों में घुमाया, फ्रंट पेज पे फ़ोटो आया। फ्रंट पेज पे फ़ोटो छपा मेरा। अभी भी मुझे याद है कि सोना जीतने के लिए 1 हफ्ते था भूखा रहना पड़ा था। ये आर्टिकल छापे थे नवभारत, जो हमारे विवेक ठाकुर जी हैं। तो एक एकदम से एक नई पहचान मिल गई थी। हर आदमी मुझसे मिलना चाहते हैं। आज के टाइम पे तो आपको सारी खबरें व्हाट्सएप से मिल जाती है। हमको तो हमने तो वो दिन देखा है जब पत्रकार
और जो कुछ इंटरव्यू लेने के लिए लोग जो है पता पूछते-पूछते घर तक घर आते थे, तक आया। है ना? पूछते-पूछते आते थे और उसमें भी आप अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे दिन आ रहे हैं, वो दिन था और आज का दिन है, वो भी एक मज़ा था। बहुत मतलब एक सेलिब्रिटी जैसी फ़ील आ रही थी, मज़ा आ रहा था वो दिन। और वो मुझे लगता है कि वो टाइम पेरेंट्स के लिए बहुत इमोशनल रहा होगा कि वहाँ पता तो चल गया था जीत गया है, लेकिन जब आप वापस आए वो फिजिकल टच क्योंकि गले लगाना ये करना ये आपके लिए भी बहुत इमोशनल रहा होगा और पेरेंट्स के लिए भी बहुत इमोशनल रहा होगा। हाँ, पेरेंट्स के लिए इमोशनल तो था, लेकिन अपन उतने मैच्योर नहीं थे। अच्छा। तो बचपन ही था अपने अंदर। साढ़े 17-18 साल में आदमी कितना मैच्योर होगा, है ना? तो फ्रेंड से मिले फ्रेंड्स की तरह, माँ-बाप से मिले माँ-बाप की तरह, है ना? उनका पैर छुए, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो इमोशनल है। लेकिन आज जब मैं वो पिक्स निकाल के देखता हूँ, फ़ोटोग्राफ्स निकाल के देखता हूँ, तब दिखता है कि उनकी आँखों में आँसू थे। तो उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया ये चीज़। हम तो अपनी धुन में थे, मेडल जीत के आए हैं बस कुछ। तो ये हर बच्चे को, हर एक खिलाड़ी को ये अनुभव बाद में होता है। बिल्कुल। मैच्योरिटी बाद में आती है धीरे-धीरे जैसी चीज़ें बीतती है। तो उसके बाद फिर वहाँ से जब आ रहे थे तो कुछ प्लान बना कि यार अगला टारगेट अब ये है ओलंपिक में जाना है और कुछ करना है कि कुछ एनर्जेटिक हो गए होंगे और ज़्यादा और ट्रेनिंग को बढ़ा दिया होगा आपने? अब जब आदमी एक बुलंदी को छू लेता है, एक ऊँचाई को छू लेता है, तो उसके बाद सभी को पता है कि जब वक़्त से ज़्यादा और किस्मत के साथ कुछ मिल जाए, तो थोड़ा-सा जो है कोई भी एक इंसानी फितरत है, थोड़ा अपने आप को जो है एकदम अबोव द स्काई एकदम ऊपर समझने लगे। वो हाँ, वो लाइन वो है कि वक़्त से पहले और औकात से ज़्यादा। औकात से ज़्यादा ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जब मिल जाता है, तो थोड़ा-सा आदमी को जो है अपने सामने अंधेरा भी उजाला लगता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। थोड़ा-सा था मैं ईगो में, थोड़ा-सा एटीट्यूड में कि हाँ, मैं मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल मेडल जीता है, मैंने बीट किया है। तो कई ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि आते ही फिर गवर्नमेंट जॉब अनाउंस हो गया। आर्मी में भी बुलाए, आर्मी में फिर एक कोच के साथ मेरा थोड़ा-सा इसी बात पे टेक्निक बदलने वाले बात पे लड़ाई हो गई। तो वहाँ से थोड़ी-सी नेगेटिविटी हो गई, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। वापस आ गया, वापस आके यहाँ फिर किसी की नहीं सुनना, अपने मन की ट्रेनिंग करना। तो फिर से वही डाउनफॉल की तरफ निकल रहा था मैं। फिर से निकल रहा था डाउनफॉल की तरफ।